नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये साहब जून 2022 में यानी पिछले साल अगर ये साहब देश के चीफ जस्टिस होते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते, तो महाराष्ट्र में ना उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती और ना ही फडणवीस और शिंदे इनकी सरकार स्थापित हो पाती। लेकिन अब ये जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, इनको आते आते देर हो गई। ये नवंबर 2022 में देश के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन समय का फेर देखिए कि अब इन्हीं की अदालत में, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ही शिंदे सरकार की सुनवाई हो रही है और हर परतें खोली जा रही हैं कि किस तरह से विधायक तोड़े गए थे, किस तरह से ईडी और सीबीआई की मदद ली गई थी, क्या खेल गवर्नर ने किया था और गवर्नर ने किस तरह से मौका दिया शिंदे को, किस तरह से इलेक्शन कमीशन बीच में आ गया। वो जो सारा खेल है, या यूं कहें साजिश की परतें हैं, वो धीरे धीरे चंद्रचूड़ साहब की अदालत में खुल रही हैं। और जैसे जैसे ये परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे गुजरात लॉबी की बेचैनी बढ़ रही है कि अब आगे होगा क्या। अब जिस तरह से ठाकरे साहब की सरकार गिराई गई और शिंदे और फडणवीस की सरकार बनाई गई, उसमें जो सबसे क्वेश्चनेबल रोल है, यानी जो कटघरे में जो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा है, स्पीकर से भी पहले, वो ये साहब हैं, गवर्नर उस वक़्त के महाराष्ट्र के कोश्यारी साहब। और रोज़ इनके बारे में परतें खुल रही हैं कि गवर्नर ने यहाँ पर नियम जो है उसका उल्लंघन किया, यहाँ पर परंपराएं जो हैं उनको जहन में नहीं रखा, यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है उसको नहीं निभाया, वो तटस्थ नहीं थे, वो एक पार्टी बन गए थे। इतनी किरकिरी इनकी होने लगी कि लगता है जैसे इनको इल्म था कोश्यारी साहब को कि अदालत में फजीहत होनी, इसलिए कुछ दिन पहले ही इस्तीफ़ा देके ये वापस उत्तराखंड चले गए, देहरादून चले गए। लेकिन रोज़ रोज़ मोदी और शाह की उस वक़्त की जो भी कार्रवाई थी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, एजेंसियों की, उसकी परतें जैसे मैंने पहले कहा खुल रही हैं, रोज़ बदनामी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा तल्ख हैं। और सवाल अब ये उठने लगा है कि आखिर कितने दिन की मेहमान है शिंदे सरकार। 4 दिन की चांदनी या 8 दिन की चांदनी, कितने दिन की चांदनी रातें बची हैं शिंदे साहब की मुंबई में मंत्रालय में। बहरहाल सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या शिंदे अब चंद दिनों के मेहमान हैं, और अगर वो हैं तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की नाव डगमगा रही है, मोदी जी की नाव डगमगा रही है, या नाव डूब रही है? आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो सुपर फाइनल है उसमें मोदी जी ने महाराष्ट्र में अपने लिए स्थिति खराब कर ली है? क्या मोदी की नाव महाराष्ट्र में डगमगा रही है? डगमगा नहीं रही है, इसका टाइटैनिक हो गया है जी। डगमगा नहीं रही है, इसका टाइटैनिक हो गया है। टाइटैनिक तो डूब गई है, डूब गई है। यदि आज के पास डगमगा रही है, डगमगा नहीं रही, डूब गई है सर। सी वोटर उनको 13 दे रहा है, मैं 6 दे रहा हूं। लोकसभा में सीटें 48 में से 48 में 6। दोस्तों, टाइगर का भी आप खुलासा सुनेंगे और अनुराग चतुर्वेदी भी आज बहुत अहम बातें जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और महाराष्ट्र को भीतर तक समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, बेखौफ बोलते हैं मोदी के दौर में, इसलिए इनको ज़रूर सुनिएगा। लेकिन मैं चंद सेकंड आपके लूँगा ये बताने के लिए कि जो रुख है, जो नज़रिया है इस वक्त अदालत का, वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस जो हिम्मत दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, गरज रहे हैं अदालत में, दिल्ली दरबार हिल रहा है। और कोई जज मोदी के आने के बाद 2014 के बाद हिम्मत नहीं कर पाया, उसके अंदर वो रीढ़ की हड्डी नहीं दिखी मोदी के आने के बाद किसी चीफ जस्टिस की, कि वो इस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन दे। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि गवर्नर हैड नो मटेरियल सब्सटेंस टू कॉल शिंदे, यानी गवर्नर जो थे उनके रोल पर, उनके किरदार पर इन्होंने सवाल उठाए चंद्रचूड़ ने। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं था उनके पास कि वो शिंदे को कहते कि आप आइए और मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए। यानी कुल मिलाकर शिंदे की सरकार को बनाने में संदेहास्पद है।
राज्यपाल का रोल। और वो एक चीज और कहते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि अब्यूज ऑफ पावर इज नॉट द टेस्ट ऑफ पावर। सत्ता का दुरुपयोग करके आप सत्ता की ताकत की आजमाइश नहीं कर सकते। सत्ता का दुरुपयोग करके आप सत्ता की आजमाइश नहीं कर सकते। बड़ी बात उन्होंने कही। एक चीज़ और कही चीफ जस्टिस साहब ने, और मैं दाद देता हूं इनको कि इस तरह की बातें आजकल अदालत में सुनने को नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने एक चीज़ और कही कि गवर्नर कैन नॉट पर्सिपिटेट फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को बनाने में, गिराने में गवर्नर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर की तरह नहीं हो सकता। वो उसके लिए एक जरिया नहीं बन सकते, या कहीं ना कहीं वो एक रास्ता नहीं दिखा सकते। गवर्नर कहने का मतलब है दखल नहीं कर सकते इस तरह के मामलों में। तो कुल मिलाकर गवर्नर पर बहुत संगीन सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो जजमेंट आएगा दिल्ली दरबार को हिला सकता है। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि हम सीधे सीधे इस पूरे मामले को डाइसेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो होगा वो तय करेगा कि मोदी ताज पहनेंगे 2024 में या नहीं पहनेंगे। 48 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद, सबसे ज़्यादा सीटें। और अगर 48 में महाविकास अघाड़ी स्वीप कर ली गई अगर, तो मोदी जी के अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना लूँ, सीधे हम चलेंगे टाइगर के पास और अनुराग चतुर्वेदी के पास, और इन बेखौफ पत्रकारों को सुनना अपने आप में आज की तारीख में बहुत बड़ी असमत है। चलते हैं सीधे टाइगर और अनुराग के पास। टाइगर, पहला सवाल आप ही से है कि ये जो टिप्पणी है न्यायाधीश की कि गवर्नर का जो रोल है ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर्स रोल इज डेंजरस, खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि गवर्नर जो महाराष्ट्र के हैं कोश्यारी साहब, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके पीछे यही वजह तो नहीं है? क्योंकि कयास तो लगाए जा रहे हैं मुंबई में। टाइगर, देखिए दीपक जी, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से गवर्नर का रोल इतना निचले स्तर पे चला गया है कि शायद देश की आजादी के बाद किसी गवर्नर ने इतना घटिया काम नहीं किया होगा जो महाराष्ट्र में हो। वो एक जो गवर्नर का रोल होता है, जो एक संवाद बनाता है राज्य और केंद्र के बीच में, वो संवाद नहीं, वो सुपारी लेके बैठे थे। अंडरवर्ल्ड की भाषा में कहूं मुंबई के, तो केंद्र सरकार के शूटर बन के बैठे हुए थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 80 घंटे की सरकार बनना देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, रातों रात राष्ट्रपति राजवट खत्म होना, उसके बाद रात में उनको शपथ विधि के लिए बुलाना, मात्र एक कागज के भरोसे आप शपथ दिलाना एक सरकार को। वो सरकार गिर गई, उसके बाद नए लोगों को आपने बुलाया, नई सरकार, और नई सरकार के ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं मैं, एक के बाद एक रात हो जाएगी। इस गवर्नर ने कितनी जगह अपना रोल जो करना था उसको कितना वायलेट किया। अब मुझे लगता है कि जो इस्तीफा इसलिए देना चाहते थे कि वो जानते थे कि उन्होंने गलत किया, वो जानते थे कि उन्होंने ऐसा काम किया जो आने वाली कई पीढ़ियां कैसा घटिया गवर्नर हो सकता है बताने के लिए इनका नाम लिया जाए। इस वजह से वो इस्तीफा देके पहले ही निकल लिए। लेकिन ये जो नया आप जो कह रहे हैं कि नया रोज रोज खुलासा हो रहा है, खुलासा नहीं नया नया हो रहा है। ये जो हुआ है इसको अनुराग जी भी पहले दिन से बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे। ये जो हुआ है ये दिख रहा है, लेकिन सीना और मतलब चोरी और सीना चोरी, ये वर्तमान जो केंद्र महाराष्ट्र में सरकार बैठी है उनका ये मूल मंत्र है। इसलिए वो डटे रहे कि हम जो कहेंगे वही कहेंगे, और फिर मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे के साथ लगातार अवहेलना करते गए। अब आज भी हम कहते हैं कि 3 साल तक आप सत्ता सुख भोगते रहे, 2.5 साल, और एक रात में आपको समझ में आ गया कि आप हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। 2.5 साल सत्ता का मक्खन खाने वाले ये तमाम लोग जो अभी फिर मक्खन खाने बैठे हैं, एक रात में ऐसा क्या साक्षात्कार हुआ? ऐसा कौन सा बोधि वृक्ष है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिसके नीचे बैठे इतना शिंदे जी और उनको पता पड़ा अरे बाप रे हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, और फिर बोलते क्या एक बड़ी बड़ी साजिश थी, बड़ा खेल था? भाव जरा खुलकर बोलिए, अब तो चीफ जस्टिस भी खुलकर बोलने लगे। इसमें ईडी से लेके तमाम एजेंसियां सामने आई, तमाम लोगों के नहीं तो ये भाव, ये टाइगर, ये डिजाइन क्या था? क्या खेल था? क्या खेल था शिवसेना को तोड़ने का, या खेल था सरकार गिराने? क्या खेल था? लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि
अपने रीजनल दलों को समाप्त कर, जो जेपी नड्डा ने कहा था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल खत्म होनी चाहिए, तो उनको शिवसेना, ये महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी थी जो हिंदू के ध्वजवाहक के रूप में खड़ी थी। वहां एक बीजेपी थी और एक शिवसेना थी। बीजेपी को पूर्ण रूप से अपनी मोनापोली चाहिए थी, उसके लिए शिवसेना को खत्म करना जरूरी, और शिवसेना को खत्म नहीं हो पा रही थी, तो उनको लगा यदि शिवसेना को तोड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे पहले ही कमजोर हो चुके हैं, इतने लोग जाने के बाद इतने हतोत्साहित हो जाएंगे। उन्होंने शिवसेना को तोड़ने के लिए लोगों का तो सिलेक्शन किया, बहुत महीनों से चल रहा था इस पे एक काम, और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पत्नी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता था कि एक जैकेट पहन के, गॉगल पहन के रात को कहां निकलते थे, एक जासूस की तरह, स्टाइल में, जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में। ये खुद वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा कि ये पूरा जो ये पूरा ऑपरेशन, उसके, हाँ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के कर्ता धर्ता तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और जब वो बोल रहे थे तो फिर फडणवीस उठ के खड़े होकर बोले कि बस करो, कृपा करो, अब और आगे मत बोलो। तो ये षड्यंत्र चल रहा था बहुत दिनों से। देखिए, राजनीति में बिकने वाले नेता तो हर पार्टी में मिले, उन्हें बिकने वाले नेता मिल गए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के जनता के जनमानस की नब्ज नहीं पकड़ में आई। महाराष्ट्र को अभिशाप है गद्दारी का। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक गद्दारी झेलते आ रहा है, और तब भी छत्रपति शिवाजी के टाइम पे भी और छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे भी गद्दारों को माफ नहीं हुआ। शिवसेना एक बार नहीं टूटी, तीसरी बार है ये टूटने की, लेकिन जब चौथी बार है टूटने की। 3 बार शिवसेना टूटी, लेकिन गद्दारों को लोगों ने साइड हटा दिया। इसमें कोई किसी का खून नहीं करना पड़ा। उनका राजनीतिक भविष्य पे सवाल उठाए महाराष्ट्र की जनता ने। उस जनमानस की नब्ज पकड़ने में गुजरात कहीं गड़बड़ कर गया। मैं गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र टाइगर, हम लगातार उठा रहे हैं। टाइगर, मैं गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र पर आऊंगा, इसकी पूरी तह में आज हम जाएंगे, लेकिन अनुराग जी बैठे हैं हमारे साथ, और अनुराग जी पिछले 40 वर्षों से, बल्कि और ज्यादा, महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं। एक मतलब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जब राजनीति में आ रहे होंगे तब से अनुराग जी उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं। बाला साहब से इनकी कई मुलाकातें हैं, शरद पवार को जानते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था अनुराग जी आपसे कि शिंदे के पास कई विकल्प थे। वो पार्टी का मर्जर कर सकते थे, बीजेपी में या किसी छोटी पार्टी में कर सकते थे। शिंदे एक नई पार्टी बना सकते थे जिन बागी विधायकों को साथ ले गए थे, उसके बाद फिर वो सरकार गिराने का प्रयास करते। लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और उसमें कपिल सिब्बल साहब ने भी ये चीज कही और अभिषेक सिंघवी साहब ने भी यही कहा उद्धव ठाकरे की वजह से कि साहब यहाँ तो जो खेल था वो पार्टी को खत्म करना था। सरकार तो गिराना था ही, पार्टी को भी खत्म करना था। जो टाइगर कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी को खत्म करना है। आपको लगता है मुंबई की जो नब्ज है इस वक्त, या महाराष्ट्र की जो नब्ज है, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, शिवसेना खत्म हो गई, या शिवसेना दोबारा जिंदा हो गई? बाला साहब ठाकरे की तरह उद्धव ठाकरे एक रौद्र रूप लेकर जिंदा हो गए और पब्लिक साथ खड़ी, ये सिनेरियो इस वक्त है? या मोदी जी और अमित शाह ने जो सोचा था कि एक झटके में खत्म कर देंगे शिवसेना को, अभी हकीकत महाराष्ट्र में क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अगर आप आज सवेरे का महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ें तो उसकी एक लीड स्टोरी है कि लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उनमें उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं महाविकास आघाड़ी ने। तो समय के साथ से आगे चलने की प्रक्रिया, इतना आत्मविश्वास किसी राजनीतिक गठबंधन में आता है कि वो लोकसभा में, मुंबई में अब जैसे शिवसेना को 4 सीटें मिली हैं या कांग्रेस को 1, एनसीपी को 1, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो ये कोशिश थी कि वो शिवसेना को समाप्त कर देंगे, तो न शिवसेना समाप्त हुई, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो और मजबूत और सीमेंटिंग हो गया। और ये जो दांव जो था, जो मोदी, शाह, नड्डा, देवेंद्र फडणवीस का जो दांव था, अब आप देखिए देवेंद्र फडणवीस। मैं आऊंगा चतुर्वेदी जी आपके पास। टाइगर, एक चीज मैं देख रहा हूं, शिंदे जो है एक हीरो बनना चाह रहे थे। शिंदे चाह रहे थे कि वो महाराष्ट्र के किंग बन जाएं, जैसे दाऊद इब्राहिम किसी टाइम पे किंग बन गए थे
और हमें देखा कि तमाम बड़े बड़े गैंग थे अंडरवर्ल्ड के, उन सबको किनारे करके दाऊद किंग बने। कुछ इस तरह का कि मुंबई का किंग कौन, महाराष्ट्र का किंग कौन, क्योंकि माया नगरी में हमेशा इस तरह के स्लोगन्स चलते हैं कि मुंबई का किंग कौन। तो लोग कह रहे थे कि साहब शिंदे नए किंग हैं, शिंदे नए बाला साहब ठाकरे हैं, इनके हाथ में तलवार है, इनके सर पर शिवाजी छत्रपति जैसी पगड़ी है, इनके नीचे जो है घोड़ा है चेतक जैसा। इस तरह का एक ऑरा खींचा जा रहा था शिंदे को लेकर। आपको क्या लगता है कि शिंदे का हाल वही है जैसे कोई दूल्हा जो है बारात पहुंचते पहुंचते घोड़ी से नीचे गिर जाए? अब क्या होने जा रहा है? शिंदे कहां खड़े हैं आज की तारीख में? आज वो घोड़ी पे बैठे हैं या घोड़ी से नीचे गिर गए, या तलवार निकल रही है, पगड़ी उछल रही है उनकी? शिंदे आज की तारीख में कहां खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट की अगर आप सुनवाई का संज्ञान लें तो शिंदे आपको आज कहां दिखते हैं? हमारे यार महाराष्ट्र में कुछ लोग सोंगाड़िया बोलते हैं जिनको, जो बहरूपिया, जिसका हिंदी सोंगाड़िया नाम है उसका, उसको बहरूपिया बोलते हैं। वो लोग जी, वो कलाकार होते हैं, वो गांव में आते हैं, नट होते हैं बेचारे, गांव के नट बाहर हमारे तंबू उत्तर लगा के प्रदेश में रखते नट हैं। कहते हैं। हाँ, जी और उसके बाद नहीं, और कभी दादा इंस्पेक्टर का कोंडके की सबसे बड़ी फिल्म भी थी फिल्म अशोक थी भाई। सोंगाड़िया। जी हाँ, हाँ, दादा कोंडके उसमें जिसमें सोंगाड़िया बने वो थे। कभी पुलिस जी। इंस्पेक्टर का रोल अदा करके गांव में जाते हैं, हर एक के दरवाजे पे लोग उनको बख्शीश दे देते हैं। दूसरे दिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज बन के जाते हैं, तीसरे दिन वो रावण बन के जाते हैं, चौथे दिन वो श्री कृष्ण बन के जाते हैं। वो पूरे 15 दिन में गांव में अलग अलग रूप दिखाते हैं। तो वो बहरूपिया एक हमारे राजनीति में भी बहरूपिया का रोल धारण कर दिया। बाला साहब ठाकरे, स्वयं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते। बाला साहब ठाकरे एक अलग व्यक्तित्व थे। यशवंतराव चौहान को फॉलो करने वाले कोई यशवंतराव चौहान नहीं बन सकते, और अजित पवार कितना भी चाहे तो शरद पवार नहीं बन सकते, और पार्थ पवार अजित पवार नहीं बन सकते। यह वस्तु स्थिति है। मात्र नाम शिंदे होने से और कहीं पैसा कमाने के बाद 2-4 एकड़ खेती सातारा में ले ली और हाथ में 1-2 पर फोटो खींच लिए बैलों के साथ, तो कोई किसान नहीं होता। ये जिंदगी भर ऑटो चलाते थे, ये दिघे के यहाँ काम करते थे। दिघे ने इनके सर पे हाथ रखा, कारपोरेटर बने। कोई कहता है ये दिघे के ड्राइवर थे, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, ठाणे में यह हालत है कि कोई कारपोरेटर भी हो और दिघे बाहर निकले। दिघे का वो आलम था, दिघे यदि गाड़ी के बाहर निकले और सामने दिखा चल गाड़ी निकाल, तो वो कारपोरेटर भी होता तो गाड़ी निकाल के निकलता बाहर। वो नहीं कहता साहब मैं ड्राइवर का इंतजार कर रहा हूं। दिघे साहब की गाड़ी चलाना भी अपने आप में सम्मान मानते थे लोग। तो ये उनके घर में सब, मतलब कल पानी और चाय। मुझे जो जयदेव ठाकरे ने, मेरी बात हुई जयदेव जी की, तो जयदेव ने कहा कि वो त्यांचा पोऱ्या होता, गाड़ी का दरवाजा खोलना, गाड़ी का दरवाजा बंद करना। मैं तब से जानता हूं एकनाथ शिंदे को। तो जैसा नारायण राणे, ये थापा जो भाई थे, थापा जो बाद में कारपोरेटर बने और शिवसेना के नेता थे, उस थापा के यहाँ चाय पानी पिलाते थे। कौन? नारायण राणे। ए नारिया जा जरा 3 पानी लेके आ, ए नारिया चाय लेके आ अंदर से। ये नारायण राणे जो आज की तारीख में मोदी जी के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। मोदी जी के मंत्री है। मेरा सवाल यहां पर यह था कि शिंदे जो हैं, जिनको ये सपने दिखाया गया कि भाई हम तुम्हें, अमित शाह और मोदी ने जरूर कहा होगा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो बने तो मुख्यमंत्री, लेकिन उनको फायदा हुआ या जिंदगी भर के लिए नुकसान हो गया उनको? वीआरएस पे है, वो वीआरएस पे है। देखिए शिंदे के पास क्या बचा था। शिंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो तो आप, शिंदे ने गलत नहीं किया। एक ऑटो ड्राइवर आज अब्जोपति है, करोड़पति है। ईडी का नोटिस मिलता है सचिन जोशी को, जो उनके पीए थे, और यदि ताल खुल गए तो उनके तक भी आ सकते थे। एक उनका समर्थक, बहुत नजदीकी दोस्त प्रताप सरनाइक, ईडी के रडार पे था। उसकी 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर रखी थी। वो रोज लेटर लिखता था कि अपने को बीजेपी के साथ जाना है। ऐसे में या तो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनो, जो जीवन में कभी नहीं बन सकते, तो चांस मिला तो एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तो लिखा जाएगा जीवन भर नाम में। मुख्यमंत्री बनो, भले ही 2 महीने के लिए बनो, 2 साल के लिए बनो, और अपनी सारी प्रॉपर्टी सेफ रखो। या फिर नवाब मलिक जैसे जेल जाओ, या फिर अनिल देशमुख जैसे जेल जाओ, लालू यादव जैसे जेल जाओ। तो हमारे महाराष्ट्र में मराठा परिवार में जन्म लेने से आदमी मर्द नहीं होता। मल्हारराव होलकर मराठा नहीं थे, धनगर थे, शेफर्ड थे, लेकिन उनकी औकात थी कि उन्होंने एक पत्थर घुमा के फेंक के मारा था पेशवा को कि मेरे खेत में कैसे घुस गए तुम घोड़ा लेके। तो पेशवा ने बोला अरे बाप रे, निहत्ता एक, मतलब तलवार वाले के ऊपर पत्थर फेंकने वाला यार लड़का कौन है, इसको मेरे को दे दो। और उसका मल्हारराव होलकर बना। मात्र मराठा होने से मराठा नहीं होते। मराठा होते तो लड़ते, बोलते, 10 बार जाएंगे जेल में।
टाइगर मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, एक चीज जो आप देख रहे हैं, और मैं भी टाइगर के पास भी आऊंगा, अमित शाह जिसको कलयुग का चाणक्य कहा जाता है, भाजपा का इस नए दौर का चाणक्य कहा जाता है, और मोदी जी जिनको अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता जो है अंधभक्त मानते हैं, आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह की ये जो चाल थी कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो गई है? उनकी जो गणित थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, एजेंसियों की मदद लेंगे, उसके बाद शिवसेना के कुछ लोगों को डराएंगे, बागियों को, उसके बाद हम शिवसेना तोड़ देंगे, फिर गवर्नर से ये ऑर्डर देंगे, फिर कुछ रिलीफ हम कोर्ट से दिला देंगे, तो कहीं ना कहीं शिवसेना भी खत्म हो जाएगी और सरकार भी हम गिरा देंगे और सब कुछ हमारे हाथ में महाराष्ट्र आ जाएगा। आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी का ये जो पूरा गेम प्लान था ये एक्सपोज हो चुका है, और अमित शाह और मोदी भले ही आज उनके पास ताकत हो, लेकिन वो वाजपेयी और अडवाणी के क्लास के लीडर नहीं है? ये तो सही बात है कि इन दोनों में वो नैतिक शक्ति नहीं है जो अटल जी में या अडवाणी जी में थी। लेकिन फिर अभी भी मुझे एक संशय है, दीपक भाई और अशोक भाई आप दोनों ध्यान देंगे कि ये जो टिप्पणियां हैं ये शायद सार्वजनिक यूटिलिटी के लिए मुख्य न्यायाधीश कर रहे हो। मुझे अभी भी नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन हो पाएगा, और क्योंकि उन्होंने आज अभी जब अंत में जब थोड़ी बहस जब चल रही थी तो अभिषेक सिंघवी को चीफ जस्टिस एक न्यायमूर्ति शाह बोल रहे थे कि हम फिर से तो पुनः रीइंस्टेट कैसे करें, रीइंस्टेट कैसे कर सकते हैं, कि अगर ये सरकार गैर कानूनी है तो इसको अब हटा के फिर से रीइंस्टेट कैसे करें, पुरानी सरकार कैसे लाएं, ये एक संकट है कोर्ट के आगे। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि आप प्रोसेस को रीइंस्टेट कीजिए, सरकार को भली न कीजिए, जिससे कि आगे का संदेश मिल पाएगा। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी भारतीय न्याय प्रणाली की जो टिप्पणियां होती हैं, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि बहुत तल्ख टिप्पणियां न्यायाधीशों ने की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं लाए थे, वो ओरल ही रखी गई थी। तो अब देखते हैं कि जब ये न्याय ये आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी मुंबई में मेरी बातचीत हुई थी, तो वहां पर ये आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और ये सरकार से द्वारा जो संकट पैदा होने की संभावना है उसको ये प्रिएम्प्ट करना चाहते हैं, शायद प्रिएम्प्ट भी हो सकती है, करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन ये जरूर हो गया है कि जन अदालत में, जिसको कि हम लोग बाग वोट की राजनीति में कहते हैं कि चुनाव के दौरान, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से मैनेज किए थे और मैनेज के बाद भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को ही बदल दिया, तो जो महाराष्ट्र के जो पूरी राजनीति का जो एक विकृतीकरण मोदी शाह ने किया है, उसके परिणाम न केवल जुडिशरी में, इलेक्शन कमीशन पे और पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इसने भारत के जो प्रजातंत्र के 3 खंबे थे उनको हिला दिया है, और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि दल बदल के इतिहास में भी इस तरीके की दल बदल कभी नहीं हुई है, और दल बदलुओं को इस तरीके का पारितोषिक भी कभी नहीं मिला है। जी टाइगर, एक चीज, मराठा सेंटिमेंट्स की आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी मराठा सेंटिमेंट्स की बात सुन रहा हूं। अगर हम मराठी अखबार पढ़ते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो एक मराठा फीलिंग आती है, और एक फीलिंग ये आ रही है कि भाई ये जो अमित शाह और मोदी जी हैं, गुजरात लॉबी के हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को, मराठा सेंटिमेंट्स को अंडरमाइन किया है। अब नतीजा सुप्रीम कोर्ट का जो भी है, सुप्रीम कोर्ट या तो डिस्क्वालीफाई कर देगी शिंदे को, या फिर हो सकता है जजमेंट रिजर्व हो जाए क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, या फिर राष्ट्रपति शासन लगे, जो भी होते रिपरकशंस। अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि ये एडवांटेज ठाकरे है या एडवांटेज अमित शाह बीजेपी है? क्या बीजेपी कहीं ना कहीं शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति को छितर बितर करने में सफल हुई है, या फिर एक नया उद्धव ठाकरे हम देख रहे हैं? 2024 के परिप्रेक्ष्य में आपको ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। यदि महाराष्ट्र की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सुपर एडवांटेज उद्धव ठाकरे हैं। दीपक जी,
मेरा अनुमान ये है कि यदि ये महाविकास आघाड़ी 5 साल पूरे कर लेती तो शायद उसके बाद चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में होती, क्योंकि आंतरिक कॉन्ट्रोडिक्शन, इनके आपसी झगड़े और लगातार सरकार को विपक्ष जिस हिसाब से घेर रहा था उस हिसाब से एक अलग इमेज थी। लेकिन इस सरकार गिराने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि आने वाले और 2-3 इलेक्शन में कम से कम 10-12 साल 15 साल में मुझे बीजेपी उठती हुई नहीं दिखाई देती। और महाविकास आघाड़ी यदि ठीक ठाक से लड़ ली और कंटिन्यू रही तो ये ऐसा इतिहास रचा देगी कि महाराष्ट्र के इतिहास में लोग सोचेंगे कि गठबंधन की सरकारें भी ऐसी होती है कि गठबंधन में लड़ती है और गठबंधन में सरकार बनाती है और लगातार रिपीट होती है। ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा जो आपने अमित शाह का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, देखिए इसमें थोड़ा सा भाजपा की अंदरूनी लड़ाई के ऊपर भी जाना पड़ेगा। भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बीच में कहीं तो कुछ खटपट है। देवेंद्र फडणवीस को लेके अमित शाह बुरी तरह से नाराज है और ये देवेंद्र फडणवीस जब दूसरी बार 106 सीटें लेके आए तब पूर्ण रूप से जो चुनाव की उम्मीदवारों की लिस्ट थी वो देवेंद्र फडणवीस की थी। प्रधानमंत्री के थ्रू उसको उन्होंने थोपा था पार्टी पे, इस गारंटी के साथ अपन अपने बलबूते पे सरकार बना लेंगे। लेकिन मामला 106 पे रुक गया। यदि शरद पवार को नोटिस नहीं मिलती तो शायद हो सकता है अपने बलबूते पे बनाते। तो वहां से देवेंद्र फडणवीस का डाउनग्रेड शुरू हुआ। उसके बाद ये मेरे पास पुख्ता जानकारी थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते। वैसा उद्धव ठाकरे को मालूम था, उनको खुद को मंत्री बनना ही नहीं था। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 1-2 प्रोफाइल भी मिलते तो हो जाता, लेकिन तब तक फिर बाजी उनके हाथ में आ गई थी अमित शाह जी की। और अमित शाह जी ने बोला 2014 का ही फार्मूला रहेगा, एक सीट इधर उधर नहीं होगी, एक मंत्री इधर उधर नहीं होगा, विपक्ष में बैठेंगे। आपको लगता है ठाकरे के डीएनए को अंडरमाइन किया मोदी ने? बिल्कुल अंडरमाइन किया। और उन्होंने अंडरमाइन किया उसको भी, शरद पवार को भी बहुत ज्यादा अंडरमाइन। शरद पवार को तो कोई समझ ही नहीं पाया। शरद पवार का दाया हाथ बाया हाथ को नहीं समझ पाता। शरद पवार के जो बहुत ही नजदीकी लोग हैं, जब उनको मैं कहता हूं तो हंस के बोलते हैं कि भाई आप तो बोलते ही बोले दाया हाथ को बाया हाथ को पता नहीं होता, दाया हाथ बाया हाथ क्या कर रहा है। मोदी जी दांव खा गए। मोदी जी वहां दांव खा गए। दूसरी बात, अमित शाह मुझे लगता है अपना स्कोर सेटल कर गए। अमित शाह ने इनको मुख्यमंत्री तो बनने नहीं दिया, लेकिन अपमानित करके उप मुख्यमंत्री बनाया। वो उप मुख्यमंत्री अपमानित होके गए। अपमानित पहले बोला मुख्यमंत्री। हाँ, मुझे बताइए महाराष्ट्र की राजनीति के बीजेपी के सुप्रीमो, उनको यही पता नहीं है कि सरकार में रहना है कि बाहर से समर्थन देना है। वो बाहर से समर्थन देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, घर जाके एएनआई की बाइट चलती है जेपी नड्डा की कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। उनको समझ में नहीं आता कि ये कब हुआ। इनसे उनकी औकात उनको ठिकाने लगा दिया अपमानित करके। और अब सीधा महाराष्ट्र की राजनीति में अनुराग जी ने भी उस दिन इस बात को बिल्कुल छेड़ा था। सीधा अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सर के ऊपर हाथ रखा है और अब साइडलाइन हुए हैं अपने हमारे मुख्यमंत्री। अब सही कहा उन्होंने, अभी महाराष्ट्र की हालत ये हो गई है परफॉर्मेंस की, सरकार क्या कर रही है? सरकार है नहीं महाराष्ट्र में। अरे मुख्यमंत्री की पत्नी ने 20 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर दी। आज साहब 16 तारीख है, 16 मार्च, 8 दिन और 16 दिन, ये करीब करीब 1 महीना पूरा होता आ रहा है, एक अरेस्ट नहीं हुई है उसमें, जबकि नाम दर्ज एफआईआर है डिप्टी पूरे सीएम प्रूफ के साथ दिए। तो ये महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस है इस सरकार का। ये एक उदाहरण से मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें अमित शाह का काम पूरा हो गया। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, इन दोनों को एक बात लगती है, विधानसभा कुछ भी हो जाए, लोकसभा लोग हमारे साथ हैं। और वो कैसा होगा? लोकसभा उनके साथ होगी? नहीं, ये इस बार टूटेगा, क्योंकि आपने महाराष्ट्र के अस्मिता पे हाथ डाला है। और सबसे ज्यादा डैमेज, शिवसेना तोड़ने से भी ज्यादा डैमेज, वो जो तो बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए हैं, जो औरंगजेब का बदला ले रहे हैं मराठों से। महाराष्ट्र धारावी अडानी को दे रहे हैं, पूरे धारावी अडानी को दे रहे हैं, सब अडानी को दे रहे हैं। लोगों को डर है कि पूना का वो जो पेशवा का जो पैलेस है शनिवार वाला, वो भी कहीं अडानी के पास नहीं जाए, ये लोग बोलने लगे हैं।
मैं क्योंकि समय भी हो रहा है, एक फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगा अनुराग जी से, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत भीतर तक जानते हैं। अनुराग जी, एक ऐसी बात कही जा रही है शिंदे गुट की तरफ से कि सारे ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके पास हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको बाला साहब ठाकरे की पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया है, बो एंड एरो। तो वो कह रहे हैं कि साहब काडर भी हमारे साथ है, शिवसेना अब मैं ही हूं और पूरा काडर, पूरे समर्थक हमारे साथ हैं। उन्होंने 2-4 रैली करके भी दिखाई। तो आपको लगता है कि काडर क्या अभी भी पैसे के दम पे, ताकत के दम पे, सत्ता के दम पे शिवसेना का काडर स्विच करेगा शिंदे की तरफ, या ये काडर सेंटिमेंटली ये दिल से कहीं ना कहीं या भावनाओं से ये उद्धव ठाकरे परिवार से जुड़ा? काडर की स्थिति क्या है, क्योंकि वही सबसे निर्णायक पहलू है इस लड़ाई में। देखिए, कल जो है एकनाथ शिंदे ने एक बहुत बड़ा तीर मारा। उन्होंने सुभाष देसाई के एक लड़के को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इस बेटे पर जब सुभाष देसाई इंडस्ट्री मंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातलकर ने, जो कि कांदीवली पूर्व से विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने करोड़ों रुपए की MIDC की जो जमीन है उसको सस्ते दामों में उद्योगपतियों को बेच दिया। तो ऐसे मशीन में अभी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी उन शिव सैनिकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, CID के, ED के, इनकम टैक्स के केसेस थे। और अब जो बचे कुचे जो लोग बाग हैं 3-4, जो कि अब सबको मालूम है कि सूर्यास्त होने वाला है, तो जब एकनाथ शिंदे का जब सूर्यास्त होने वाला है तो वो सबको जो भी नेता पुत्र या जो भ्रष्टाचारी शिव सैनिक, शिवसेना कोई ऐसी ईमानदार या कोई गांधीवादी पार्टी तो थी नहीं, उसमें काफी लोग बाग भ्रष्ट थे, एकनाथ शिंदे खुद उसके उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो नेता हैं, इसमें ये हो रहा है कि नेता लोग बाग एकनाथ नहीं, लेकिन काडर कहां खड़ा है? काडर किसके साथ है? मैं आपको यही बता रहा हूं, एकनाथ शिंदे के साथ नेता चले गए हैं, भ्रष्ट नेता चले गए हैं, लेकिन काडर जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ अभी है। खेड़ की जो सभा हुई, जो आदित्य ठाकरे का औरंगाबाद में जो स्वागत हुआ, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि थाने में जिस तरीके हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवसेना का जो काडर है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, और जो भ्रष्ट नेता है और जो चुनावी राजनीति में और जिनका शिवसेना से नहीं, जिनका कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राजनीति नजदीकी है, वो दल बदल चुके हैं। टाइगर, फाइनल कमेंट 2 मिनट के अंदर, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो सुपर फाइनल है उसमें मोदी जी ने महाराष्ट्र में अपने लिए स्थिति खराब कर ली है? क्या मोदी की नाव महाराष्ट्र में डगमगा रही है? 2 मिनट में जवाब, फाइनल। डगमगा नहीं रही है, इसका टाइटैनिक हो गया है जी। डगमगा नहीं रही है, इसका टाइटैनिक हो गया है। टाइटैनिक तो डूब गई है। यदि आज के पास डगमगा रही है, डगमगा नहीं रही, डूब गई है सर। सी वोटर उनको 13 दे रहा है, मैं 6 दे रहा हूं। लोकसभा में सीटें 48 में से 48 में 6 दे रहा हूं मैं। एक दिन इस पे भी बात करेंगे 6 कौन सी। लेकिन फिर जो अपना ओपनिंग था, जो आपने कहा कि जज साहब जो ये बोल रहे हैं, और मैं अनुराग जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं, जब तक ऑपरेटिव जजमेंट नहीं आता और उस ऑपरेटिव जजमेंट में इन तमाम सवालों को नहीं रेखांकित किया जाता, तब तक ये कानूनी बहस मेरे लिए शून्य है। लेकिन फैसला जो भी, लेकिन अगर फैसला जो और भी, बाकी मतलब, सॉरी, मैं न्यायपालिका अपमान नहीं करना चाहता जी, लेकिन हमने इसके पहले भी देखा है कि जज साहब बड़ी बड़ी हेडलाइन लेते हैं और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो रिजर्व कर लिया जाता है। ये बात तब सर पे हाथ रखते हैं कि भैया नहीं, रिजर्व नहीं करने देता है, अरे सीधा ही दिया जाता है, यू टर्न लेके दिया जाता है। लेकिन एक चीज, एक क्लैरिटी यहां पर चाहेंगे, जजमेंट कोई भी हो, आपको लगता है भात पिट चुकी है? नहीं, ये सरकार सर अंतिम, मतलब ये रोज रोज एक दिन काट रही है। इसको सरकार को कोई गिरा नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकार कोई गिराना नहीं चाहता। सबको सामने रसगुल्ला दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों को यह मालूम है कि जितना देर तक ये सरकार बनी रहेगी उतना ज्यादा उनके फेवर में पब्लिक जाएगी, क्योंकि ये सरकार परफॉर्म भी नहीं कर रही है, अंदरूनी झगड़े बहुत है, एक्सपांशन नहीं कर पा रही है,
अधिकारियों को ये नहीं समझ में आता किसको क्या सुनना है। थाने के अधिकारियों को ये मालूम नहीं है एकनाथ शिंदे का सुनना है, श्रीकांत शिंदे का सुनना है, जो फडणवीस को कि फिर फडणवीस का सुनना है। महाराष्ट्र में फ्री फॉर ऑल है। कई अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही है। जी जी। तो फ्री फॉर ऑल अक्सर तभी होता है जब व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं वो हाशिए पर आ जाती, तभी हाँ तभी फ्री फॉर ऑल होता है। आप दोनों आए, दोनों ने रोशनी डाली और अच्छा लगता है जब आप जैसे एक्सपर्ट आते हैं तो स्थिति पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। शुक्रिया अनुराग चतुर्वेदी जी और शुक्रिया टाइगर आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में। थैंक यू।